नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो ठीक है दोस्तों, आइए इंडियन पॉलिटी स्पेशल पढ़ रहे थे। पॉलिटी के अंदर, राज्य व्यवस्था के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो ये यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक क्लास है पॉलिटी की। ठीक है, राज्य व्यवस्था की बेसिक क्लास आपके, मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊंगा, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। और आपको एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ लगे रहे। और जो हमारा टॉपिक चला हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत में सब, भारत का संवैधानिक विकास का संबंध के आपकी फोर्थ क्लास है। और आगे जो क्लासेस होगी वो लेंथी होगी। ठीक है, तो आइए टाइम ना वेस्ट करते सीधे पॉइंट पाते हैं। आपका जो हो चुका था दोस्तों, वो मैंने आपको बताया कि नंद कुमार को फांसी दे गई थी, उन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक है, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। और जो उसके बाद में फिर उनको क्या हुआ था, उनको फिर अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उसके बाद में अब हम आते हैं 1781 का एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। 1781 1781 के अंदर जो एक्ट आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, संशोधन अधिनियम 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके अंदर क्या था? तो संशोधन अधिनियम जो 1781 का था, इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद के मेंबर एडमंड वर्क, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उनके एक मेंबर थे, एक सदस्य थे जिनका नाम था एडमंड बर्क, जिनकी सिफारिश पर इस एक्ट को बनाया गया, इस एक्ट को लागू किया गया। और इस एक्ट को 1773 में जो एक्ट आया था, 1773 में जो एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, उसमें जो कमियां थी उन कमियों को सुधारने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, 1781 का संशोधन अधिनियम जो है पेश किया गया। उसके बाद है 1781 एक्ट को ही बंगाल जुडिशियल एक्ट कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, जो 1781 है, 1781 का जो ये अमेंडमेंट था, 1781 का जो अमेंडमेंट था, इसी को ही बंगाल जुडिशियल कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा बंगाल जुडिशियल किस एक्ट को कहा जाता है? तो 1781 में जो एक्ट आया था उसी को बंगाल जुडिशियल एक्ट कहा जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषताएं थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासनिक व व्यापारिक कार्य को अलग अलग किया गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर प्रशासनिक कार्य थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स थे वो भी उसके अंडर ही थे। और ट्रेड जो व्यापार का जो काम था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो अब उनके जो दोनों प्रकार के अलग अलग कार्य थे, प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया और व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया। समझ रहे होंगे। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे और व्यापार कार्य थे उनको अलग अलग किया गया। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक नियंत्रण के लिए एक कंट्रोल बोर्ड बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे। इनको क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता था। क्राउन क्या है? क्राउन, क्राउन होते हैं जो राजा का शासन होता है, महारानी का जो शासन था उसी के द्वारा, महारानी के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। तो 6 मेंबर थे। ये किसके थे? बीओसी के थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ठीक है, इस समय आपकी जो क्लासेज है वो मुखर्जी नगर से चली हुई है। आप सभी को पता होगा, लोकेशन वीडियो पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद है इसका काम बंगाल की गवर्नरों को शक्ति का गलत प्रयोग करने से रोकना था। जो पीट्स इंडिया एक्ट आया था उसका काम क्या था? पीट्स इंडिया एक्ट का काम था जो बंगाल के अंदर जो गवर्नर्स थे, जो पावर्स थी गवर्नर्स के पास में, तो गवर्नर अपनी शक्तियों का जो प्रयोग थे वो गलत करते थे। ठीक है, गलत रूप से करने लगे। गवर्नरों को, बंगाल के गवर्नर, मैंने बताया था ना, जो एक एक्ट आया था उस एक्ट के तहत में जो अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी, जैसे मुंबई, ठीक है, बंबई, मद्रास, कोलकाता, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे उनको एक कर दिया गया। और जो मेन था वो बंगाल का गवर्नर था। तो बंगाल के गवर्नर को गलत, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने के लिए, शक्तियों का गलत प्रयोग करने से रोकने के लिए ही पीट्स इंडिया एक्ट भारत आया था। इसको 1784 में लाया गया था, ये ध्यान रखना। इसके तहत भी उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया। इसमें भी गिफ्ट वगैरह जो लेते थे उनको पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी गिफ्ट उपहार नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद 1793 का राजनयिक अधिनियम आया, जिस राजनयिक अधिनियम को हम बोलते हैं चार्टर एक्ट। तो 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी गेट द ट्रेड मोनोपोली द कंट्री 20 ईयर, 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वो व्यापार पर एक अधिकार और 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का टाइम मिला, 20 वर्षों तक अपने व्यापार को बढ़ाने का टाइम मिला। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1793 का जो राजनयिक आया था
उसके अंतर्गत 20 वर्षों तक कंपनी को और बढ़ाया गया, कंपनी के जो व्यापारिक सिस्टम था उसको। उसके बाद में आता है गवर्नमेंट, जो गवर्नर जनरल को ही सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया, ठीक है। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसके अंतर्गत ही क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल है उसको सेनापति बनाया गया। सेनापति आप जानते हो 3 तरह की सेना होती है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। इन तीनों का जो मेन होता है, मुखिया जो होता है, तीनों का जो चौधरी आदमी होता है, जो इनका प्रधान होता है, उसी को बोलते हैं सेनापति। इसी के अंडर में ही आर्मी मिलिट्री सारी इसी के अंडर में थी, गवर्नर के अंडर में, ठीक है। उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जो था वो सबसे बड़ा था। उसके बाद अगर देखें बीओसी के मेंबर्स के वेतन, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो गवर्नर्स थे, सपोज करो उस टाइम पे जो गवर्नर्स थे, गवर्नर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग न करे, इसीलिए बीओसी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे, 6, उन मेंबर्स की जो सैलरी थी, जो वेतन थे, वो भी भारतीय राजस्व से जाने शुरू हो गई, ठीक है। सैलरी अभी उनकी इंडियन का जो इंडियन अकाउंट था, इंडियन रेवेन्यू जो था, उससे जाने शुरू हो गई। उसके बाद आता है भारतीय प्रांत में विधियों द्वारा शासन की शुरुआत हुई। भारतीय प्रांतों के अंदर विधियों का शासन शुरू किया गया, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम चलने लगा। उसके बाद अगर देखा तो 21 अप्रैल 1793, 21 अप्रैल 1793 को आईसीएस की स्थापना हुई। आईसीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई, और जिसको हम बोलते हैं नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा। तो भारतीय नागरिक सेवा, इसके अंदर आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो वाला सिस्टम, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1793 को आईसीएस की स्थापना हुई, इंडियन सिविल सर्विस, और 21 अप्रैल को ही हम इंडियन सिविल सर्विस डे मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो भारतीय नागरिक सेवा दिवस मनाते हैं। इस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। और ध्यान रखना आईएएस आईपीएस के अगर बारे में बात करें तो भारत में आईएएस की परीक्षा को किसने कराया था, तो ये ध्यान रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही कराया था, ठीक है। आईसीएस एग्जाम या आईसीएस की पोस्ट किसने बनाई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाई थी, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई, और इनकी जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के कहां पे है, गाजीपुर में है, ये ध्यान रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों, वो 1805 में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, और एकमात्र ऐसे ब्रिटिश गवर्नर थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई, ठीक। उसके बाद आता है 1793 में। 1793 में दो चीजों की स्थापना हुई। 1793 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, राजस्व विभाग की स्थापना हुई, और रेवेन्यू पुलिस, राजस्व पुलिस की भी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद आता है 1813 का राजलेख अधिनियम, ठीक है। 1813 चार्टर, 1813 का जो चार्टर था, राजलेख अधिनियम जो था 1813 का, उसके अंदर क्या क्या हुए। 1813 का जैसे ही चार्टर आया तो उसमें ईसाई मिशनरियों का उदय हुआ। ईसाई मिशनरियों का मतलब होता है कि एक ऐसे जो मतलब धर्म के प्रचारक होते हैं वो इंडिया में आए और ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, ठीक है। उनका जो एम था, उनका उद्देश्य था अधिक से अधिक भारतीयों को ईसाई धर्म परिवर्तन करवाना, ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए, ठीक है। 1813 के चार्टर में ये लिखा हुआ था कि अब से हर साल 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। उसके बाद है दो अधिकारियों को छोड़कर, दो अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनली 2 अधिकार, 2 अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक है। ये ध्यान रखना। वे 2 अधिकार कौन कौन से थे, ये ध्यान रखना है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहले बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन अब क्या हुआ, 2 अधिकार छोड़ के बाकी सब समाप्त कर दिए। तो सर 2 अधिकार कौन से थे, एक अधिकार था चाय का अधिकार, ट्रेड ऑफ टी, ठीक है। और एक दूसरा था दोस्तों चाइना के साथ व्यापार, ठीक है, ट्रेड विद चाइना। तो ये 2 अधिकार थे, ट्रेड ऑफ टी चाय का व्यापार, और दूसरा चाइना के साथ व्यापार। ये दोनों के दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, बाकी सभी जो है समाप्त कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद आता है 1833 का राजलेख, 1833 का चार्टर, ठीक है। 1833 के चार्टर में क्या हुआ, इस चीज को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीजें, तब तक मैं जो है जूम कर देता हूं एक बार। तो यहाँ पे आता है दोस्तों 1833 का अभिलेख, चार्टर ऑफ 1833। 1833 के अभिलेख में क्या क्या चीजें हुई थी, कौन कौन से नए परिवर्तन हुए थे, वो सारे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो है चार्टर ऑफ 1833, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, ठीक है। जहां से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा केंद्र बनाया जहां से पूरे ओवर इंडिया या ओवर ए कंट्री, जहां से पूरे देश पर नियंत्रण रखा जा सके। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था
मैं बताया ना कि 3 प्रेसिडेंसियां थी हमारी, कौन कौन सी, बंबई, मद्रास और पश्चिम बंगाल, ठीक है। बंबई, मद्रास, बंबई, मद्रास और ये वो थी शायद, बंबई थी, मद्रास थी और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये तीनों प्रेसिडेंसियां जो थी, इन प्रेसिडेंसियों का जो मेन था वो गवर्नर बनाया गया, और अब गवर्नर का ही नाम बदल के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर सबसे बड़ा था तो बंगाल के गवर्नर को ही अब वायसराय के नाम से भी जाना जाने लगा, ठीक है, वायसराय। तो ध्यान रखना, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा, और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। बोर्ड ऑफ ट्रेड की जब स्थापना हुई थी, बोर्ड ऑफ ट्रेड की जब स्थापना हुई थी, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड एक ऑर्गेनाइजेशन था, ग्रुप था, जिसमें एक चेयरमैन था और 2 अन्य आयुक्त थे, 2 कमीशन थे, ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष को भारतीय मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया। जो बोर्ड ऑफ ट्रेड था, बोर्ड ऑफ ट्रेड का जो चेयरमैन था, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड का जो अध्यक्ष था, चेयरमैन था, उसको क्या बनाया गया, भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ईस्ट जो ये एक्ट आया था, ये अधिनियम जो था, इसके तहत क्या कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एक अधिकार है वो सारे के सारे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए थे। इसी से ब्रिटिश नागरिक को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार मिला। जो 1833 का जो अभिलेख चार्टर एक्ट आया था 1833 का, 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था, उसी के तहत ब्रिटिशरों को, अंग्रेजों को भारत में जमीन खरीदने का अधिकार मिला, ठीक है। उसके बाद आता है अधिकार मिला, कंपनी के अधीन कोई भी कार्य कर सकता था। इसके बाद में इसी अधिकार में, इसी एक्ट में, इस चार्टर अधिनियम में लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी मतलब उसमें मतलब इक्वलिटी देखते हुए, किसी भी समुदाय से ना बिलोंग करते हुए, और सीधा कोई भी आके ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब ले सकता था, ठीक है। पहले तो केवल ब्रिटिशरों के लिए थी, लेकिन 1833 के बाद में इस अधिनियम में ऐसा लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर सकता है। उसके बाद आता है आपका भारतीय शिक्षा के विकास के लिए जो इंडियन एजुकेशन थी, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन डेवलपमेंट, भारत में शिक्षा के विकास के लिए लॉर्ड बेंटिंग ने एक आयोग बनाया। किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक आयोग बनाया था, जिस आयोग का नाम था मेकाले आयोग। मेकाले आयोग के जो चीफ बनाए गए थे, जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम था लॉर्ड मेकाले, ठीक है। और लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा पर ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो पाया, आपको सभी को पता होगा। तो अगर मैं कहूं कि हु वाज द फादर इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का पिता कौन है, तो लॉर्ड मेकाले है। बाकी वर्ल्ड लेवल पे हमें नहीं पता, ठीक है। वो क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे एक लैंग्वेज है, बहुत सारे कंट्री की लैंग्वेज है, ये लिपि भी है इसकी अलग, लेकिन उसमें हमारा टॉपिक नहीं है। फिलहाल हमें यही देखना है कि मेकाले आयोग और मेकाले आयोग की अनुशंसा पर ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था मेकाले कमीशन, मेकाले आयोग, जिसके जो चीफ थे वो लॉर्ड मेकाले को नियुक्त किए गए। इसी रिपोर्ट के अनुसार 1835 में भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी बनाई गई। 1835 में भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी बनाई गई, ये ध्यान रखना, अंग्रेजी बनाएगी। इससे पहले मुगलों का समय था, मुगल काल था, मुगल काल में मुगलों की जो भाषा थी, जो राज्य की भाषा थी, वो फारसी थी, ठीक है, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी थी, फारसी थी या अरबी थी, वो आप कमेंट में करना, फारसी थी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं सीधे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद बनाई गई, ठीक है। 1833 के अधिनियम के तहत एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद बनाई गई, जिसमें 12 मेंबर होते थे। कितने मेंबर, 12 मेंबर्स भी होते थे। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम, 20-20 साल के अंतर से ये आए थे, ठीक है, सारे चार्टर 20-20 साल के अंतराल में आते थे। तो ध्यान रखना 1853 का जो राजलेख था, 1853 के राजलेख में कौन कौन से काम हुए थे, तो इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के कार्य प्रशासनिक व विधिक कार्यों में विभाजित किए गए। तो गवर्नर जनरल के जितने भी वर्क थे, जितने भी काम थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। कुछ काम गवर्नर के पास में थे और कुछ आईसीएस के पास में चले गए, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज के पास में चले गए। परिषद में 6 सदस्य नियुक्त किए गए थे, ठीक, ये ध्यान रखना भाई। तो गवर्नर जनरल की परिषद के जो कार्य थे वो प्रशासनिक में विभाजित, विधिक कार्य में विभाजित किए गए। परिषद में 6 सदस्य नियुक्त किए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने थे, 24 मेंबर्स थे, लेकिन अब घटा के कितनी कर दी, 18 कर दी गई, ठीक है। उसके बाद भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार रिटन टेस्ट की भी शुरुआती लिखित परीक्षा आयोजित की गई। 1853 के चार्टर के द्वारा ही
भारत में सबसे पहले जो लिखित परीक्षा थी आईएएस की, वो भी स्टार्ट की आईसीएस की लिखित परीक्षा इसी एक्ट के तहत हुई थी, इसी राजलेख के तहत हुई थी। और मैं आपको बताऊं, उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, और डलहौजी ने ही आईसीएस की परीक्षा कराई थी उस टाइम पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे पहले आईसीएस की जो परीक्षा थी उसको क्लियर किसने किया था, तो आईसीएस की परीक्षा सबसे पहले क्लियर की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। उस टाइम पे आईसीएस का जो पेपर होता था वो पेपर लंदन में होता था, ठीक है। तो आईसीएस का पेपर पास करने वाले सबसे पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और आईसीएस का पेपर क्वालिफाई करने के बाद में ज्वाइन करने वाले आईसीएस को, इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, 1853 से लेकर 1922 तक यह परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी। 1923 में क्या हुआ, 1923 में इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर जो था इसका, वो इंडिया में स्टेबलाइज कर दिया गया, और इंडिया में स्टेबलाइज करने के बाद में इंडिया में ही स्टेबलाइजेशन हुआ, और एग्जाम, रिटन एग्जाम जो था वो इंडिया में ही होने लगा। और भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा शिमला के अंदर हुई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। हिमाचल की राजधानी थी शिमला, पहले तो अलग थी, अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। उसके बाद आता है भैया आपका भारत का आईसीएस की प्रथम परीक्षा 1923 में हुई थी। पहले क्या हुआ था, 1853 से 1922 तक लंदन में आयोजित होती थी, लेकिन 1923 में पहली बार आईसीएस की परीक्षा भारत में हुई, जो कि शिमला के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके बाद जिसको ज्वाइन किया था सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। उसके बाद 1857 की जब क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1800 की क्रांति के बाद जो भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर किसके अंदर चले गया था, वो सीधा चले गया था महारानी विक्टोरिया के हाथों में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भारत में क्राउन रूल। इससे पहले क्या था, इससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था, ये सारा क्या था, कंपनी रूल था, लेकिन अब कंपनी रूल खत्म, अब कौन सा है, क्राउन रूल शुरू हो गया। अब क्राउन रूल जब शुरू हुआ, तो क्राउन रूल शुरू होने के बाद बहुत सारे सिस्टम है इसमें समझने वाले। क्राउन रूल का मतलब मुकुट शासन, रानी का शासन, महाराजा का शासन। तो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, 1858 में क्रांति हुई, और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पेश किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। 1858 के बाद जो भारत का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल ना कहकर भारत का वायसराय कहा जाने लगा। उस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की जब, ये ध्यान रखना, 1858 में भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत के राज्य सचिव नाम एक पद था, एक पोस्ट बना दी गई इंडिया में जिसका नाम था राज्य सचिव। राज्य सचिव की एक पोस्ट बना दी लॉर्ड कैनिंग ने। प्रशासनिक दायित्व अब राज्य सचिव के अधीन आने लगे। जितने भी प्रशासन के कार्य थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, सारे के सारे राज्य सचिव के अंदर में आने लगे, ठीक है। उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वे भी किसके अंदर में काम करेंगे, राज्य सचिव के अंदर में ही काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इस घोषणा पत्र को, ये जो चार्टर था दोस्तों, ये चार्टर क्या था, ये सिस्टम, तो जो ये चार्टर था क्राउन 1858 का जो चार्टर था, इसको पढ़ के सुनाया गया था। इस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था, ठीक है। तो इतने सारी आपकी डिटेल्स है, ये आप पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आशा करता हूँ समझ में, गर्मी बहुत है, लाइट चली गई है, ठीक है। हम तो थोड़ा सा आप कष्ट करेंगे, बाकी कल वीडियो जो है कल की आओगी, डेली आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँ। 1 महीने के टाइम में पूरी हम जो ये हमारी सिविक्स कह लो या फिर आपकी पॉलिटी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, अलग नहीं जाना, लेकिन पॉलिटी और सिविक्स में सारी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आप पेशेंस बनाए रखें और इसी तरह हमें साथ देते वीडियो को शेयर वगैरह जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।